हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जान लिए थे। प्राग ऐतिहासिक काल में जानते हुए हमने पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल के बारे में पूरी तरीके से अध्ययन कर लिए थे तथा कुछ क्वेश्चन आंसर भी उसके साथ कराया गया था। आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी तरीके से बातचीत किया जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जानने के लिए आपको लगभग ये जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है और ख़ास करके सिविल सेवा परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा है। उपयोगी इसलिए रहा है क्योंकि अधिकतर प्रश्न इसे रहता है और यूपीएससी, खास करके यूपीएससी की बात किया जाए तो यूपीएससी मेंस ऑप्शनल की बात किया जाए, हिस्ट्री ऑप्शनल की बात किया जाए तो उसमें एक प्रश्न इससे ज़रूर रहता है। उसके बाद पीटी में भी ये बराबर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर पीसीएस एग्ज़ाम की बात किया जाए तो पीसीएस एग्ज़ाम में भी ये बहुत ही प्रिय विषय रहा है एग्जामिनर के लिए। तो इसलिए हम इस सभ्यता के बारे में सही तरीके से जानेंगे ताकि क्या हो सके कि किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो चाहे पीटी हो या मेंस हो, आपको लिखने में दिक्कत ना हो या उसके आंसर जानने में दिक्कत ना हो। इसके लिए क्या होगा कि ये क्लास थोड़ा लंबा चलेगा और लंबा चलने के साथ साथ एक ही क्लास में ये तो सभ्यता पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए 2-3 क्लास लगभग लग सकते हैं क्योंकि 4-5 घंटा इस पर जानकारी लेना ज़रूरी होता है। 4-5 घंटा तो लगना शायद संभव है कि 4-5 घंटा में ये पूरी हो पाए। तो इसलिए आप जो रेगुलर विद्यार्थी हैं या जो नए जुड़े हैं तो वो नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अगर जिन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में नहीं जाने हैं, सबसे पहले जाके प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जान लीजिए ताकि क्या हो कि हड़प्पा सभ्यता को जानने में आपको ज़्यादा मदद मिलेगी और आप सही तरीके से जान पाएंगे। क्योंकि सीधे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने के बाद आप उतना प्रोसेस नहीं कर पाइएगा जितना प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानने के बाद कीजिएगा। क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता आता है। और क्यों जरूरी है प्राग ऐतिहासिक काल, और प्राग ऐतिहासिक काल में खास करके नवपाषाण काल के बारे में जानकारी होना जरूरी होता है क्योंकि आज जो सभ्यता पढ़ने वाले हैं वो एक नगरीय सभ्यता है और जिस स्थिति में विश्व के अनेक सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गया, तो उसके समकालीन ही हड़प्पा सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और जिस समय नवपाषाण काल की बात जब हम करते हैं तो नवपाषाण काल में उस समय क्या था कि हमने कि खाद्य शिकारी और खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की तरफ बढ़े थे, लेकिन खाद्य उत्पादक से कुछ ही यानी लगभग 3000 वर्षों के बाद ही, ऐसे माना जाता है सबसे प्राचीन जो नवपाषाणकालीन स्थल भारत का है वो मेहरगढ़ है। लगभग 6000 या 7000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है वो स्थल। लेकिन अभी वर्तमान जो शोध है, वर्तमान शोध के अनुसार लाहौर देव या लाहौरा देव कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंतर्गत ये स्थान आता है, उसको सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है नवपाषाणकालीन। तो इसलिए तो जिस समय हम सिर्फ खाद्य उत्पादक के श्रेणी में ही आ रहे थे और उसी के कुछ दिन के बाद हमने एक नगरीय सभ्यता का विकास कर लिया, ये कैसे संभव हो पाया है। तो इसलिए नवपाषाण काल जानना जरूरी होता है, तभी आप क्या कर सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसे आपको जानकारी पहले से ही है नवपाषाण काल के बारे में तो सीधे यहाँ से शुरू कर सकते हैं। या वैसे दर्शक जो सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं तो वो जान सकते हैं, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कोई भी कॉपी या कलम लेकर बैठे। लेकिन जो विद्यार्थी हैं जो सिविल सेवा की तैयारी या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पेन पेपर लेकर बैठे ताकि आसानी से क्या हो सके इसका जो मर्म है, क्योंकि आप लिखते चलेंगे तभी क्या होगा कि एक दृष्टि जो है पूरी तरीके से इस सभ्यता के बारे में बन पाएगी। इसलिए आप लिखते चलिए, हमारे साथ बनते रहिए और जब जब आपको दिक्कत लगे कि इतना बड़ा वीडियो नहीं देख पाएंगे तो आप बीच में रोक के उसके बारे में देख सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों हुई? प्रसिद्ध होने का कारण या आकर्षक बनने का कारण जो था, इसका कुछ कारण हम लिख सकते हैं। कोई भी सभ्यता जानने से पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले ही बताए हैं कि आपको क्या करना है कि राजनीतिक इतिहास जानना है, आर्थिक हो गया, उसके बाद सामाजिक हो गया,
सांस्कृतिक हो गया। तो इस सब के अंतर्गत, सांस्कृतिक के अंतर्गत ही चित्रकला जो भी आता है, तो ये सभी इतिहास के बारे में जानना जरूरी होता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का स्रोत की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता का स्रोत जो है, हमारे पास स्रोत जो है वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोत है। हम पूरी तरीके से पुरातात्विक स्रोत के ऊपर निर्भर है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, और इसलिए हम पूर्ण रूप से पुरातात्विक स्रोत के ऊपर निर्भर हैं। और जितना भी विद्वान है वो पुरातात्विक स्रोत जो भी चीज़ प्राप्त जिस स्थल से प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर इस सभ्यता की लेखन करने का प्रयास कर रहा है। हम लेखन के बारे में बताए थे कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसका तो हम पूरी तरीके से पुरातात्विक साक्ष्य पे ही निर्भर है, लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें साहित्यिक स्रोत लगभग है, लेकिन एक तो है कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, और जो वैदिक सभ्यता है उसमें साहित्यिक प्रमाण उतना हो नहीं पाता है, जितना साहित्य में वर्णन है वो पुरातत्व के साथ मैच नहीं कर पाता है, इसलिए उसको भी आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि लिपि का विकास हो चुका है लेकिन लिपि पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए ये सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और आप क्या करेंगे कि अधिकतर क्वेश्चन का आंसर जो होगा, आप ये दोनों की हम मूल रूप से पुरातात्विक स्रोत के ऊपर निर्भर हैं और अभी तक लिपि नहीं पढ़ा जाने के कारण इसके बारे में पूरी तरीके से कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा। उद्भव की बात हो या विशेषता की बात हो, धर्म की बात हो, समाज की बात हो या सांस्कृतिक की बात हो, तो या पतन के बारे में बातचीत किया जाए, तो इस सब के बारे में बातचीत अगर करेंगे तो बातचीत करने के साथ साथ आप मेंस राइटिंग में एक बात आपको ज़्यादा, मतलब कि एक कोडिंग वर्ड आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा वाक्य है जो आपको सदा प्रयोग करने में बन सकता है, वो है कि हम पूरी तरीके से पुरातात्विक स्रोत के ऊपर निर्भर है, क्योंकि लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, इसलिए उसके साहित्य के बारे में हम नहीं जान सके हैं कि वो किस प्रकार के धर्म का व्यवहार करते थे, धर्म अपनाए हुए थे, या किस प्रकार का उनका समाज था, या कहाँ से कहाँ तक व्यापार करते थे। इस सब के बारे में जानकारी जो है वो जब तक लिपि नहीं पढ़ी जा सकती है तब तक अधूरा ही समझा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि हम जान रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो इतना ज़्यादा महत्व क्यों रखा जाता है हड़प्पा सभ्यता का, या हड़प्पा सभ्यता जो है कि इतने साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता को ही आकर्षण का केंद्र क्यों माना जाता है, या आकर्षण का बिंदु क्यों माना जाता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है कि एक तो पहले है कि ये प्राचीन सभ्यता में से एक है, एक दूसरा है कि ये नगरीय सभ्यता है, और तीसरा विशेषता आप कह सकते हैं कि खाद्य उत्पादक बनने के 3000 वर्षों के अंदर ही नगरीय सभ्यता, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। और उस समय समकालीन इतिहास के बारे में बातचीत किया जाए तो ऐसा नगरीय सभ्यता जो है वो समकालीन इतिहास में कहीं नहीं है। क्योंकि ग्रीक की सभ्यता की बात किया जाए तो ग्रीक की सभ्यता जो है, जिसको अभी ग्रीक देश भी है, तो ग्रीक की सभ्यता जो है वो बाद में आप कह सकते हैं कि लगभग 500 या 600 ईस्वी पूर्व के लगभग है, और सिकंदर के पिता ने उस पर आक्रमण करके उसका पतन की ओर उसको अग्रसर किया था। तो ग्रीक की सभ्यता जो है वो बाद की सभ्यता है, और उससे पहले सबसे ज़्यादा जो नगरीय सभ्यता है ना, नगरीय सभ्यता थी। और आप कह सकते हैं कि 19वीं सदी में जो है कि 19वीं सदी भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसके लिए ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक अच्छा 20वीं सदी एक अच्छा सदी माना जा सकता है पूरे सदी के तुलना में, क्योंकि इसी काल में क्या हुआ कि भारत की आज़ादी भी मिली है और हड़प्पा जैसे सभ्यता का खोज भी उसी समय हुआ था। ऐसे आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज होने से पहले हमने वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता मानी थी, और मौर्य काल
या महाजनपद काल को जो मानते हैं उसी को हम नगरीय सभ्यता, मौर्य काल को सबसे पहला नगरीय सभ्यता मानते हैं। और आर्य आक्रमण के द्वारा ही उपनिवेश के जितना भी यानी यूरोप के जितना भी इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे, वो अपने साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद हित को साहित्य का हमारे ऊपर लादने के लिए या अपने उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का सही सिद्ध करने के लिए वो कोशिश करते थे कि भारत पर लगातार क्या हो रहा है कि आक्रमण होने के कारण ही यहाँ सदा आक्रमण होते आया है और आक्रमणकारी ही यहाँ शासन किया है। जब हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें आर्य आक्रमण के बारे में जो बताया गया है या हड़प्पा सभ्यता के पतन में भी आर्य आक्रमण के बारे में जो तथ्य कहा गया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो इसके आकर्षण का प्रमुख बिंदु यही है कि ये प्राचीन सभ्यताओं में से एक था और ये नगरीय सभ्यता था। नगरीय सभ्यता में भी ये एक व्यवस्थित नगर था। व्यवस्थित नगर में आप देखेंगे कि इसका सड़क जो है वो समकोण पे काटती है, नाले का सही विकास, नाले के ऊपर ढक्कन, यानी एक आधुनिक शहर में जितनी विशेषता हो सकती है उतनी विशेषता इसमें दिखाई पड़ता है। हम विशेषता के बारे में बातचीत करेंगे, बहुत सारा विशेषता है और जिसको आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक ये जानिए कि नगरीय सभ्यता, उसके बाद जिस समय हम खाद्य उत्पादक यानी लगभग माना जाता है कि भारत में नवपाषाण युगीन संस्कृति का शुरुआत 6000 ईस्वी पूर्व हुआ था और उसके लगभग 3000 वर्षों के बाद ही हमने क्या किया, एक नगरीय सभ्यता का विकास कर लिया। तो ये नगरीय सभ्यता का इतना जल्दी विकास होने के कारण भी ये आकर्षण का बिंदु बन गया। तो आकर्षण का बिंदु तो बनना तय ही था, लेकिन बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी जो थे, क्योंकि उस समय हम किसी दूसरे के अधीन थे। अब इसकी खोज की बात किया जाए तो खोज 1826 में लगभग चार्ल्स मेसन नाम का एक पुरातत्वविद जब पाकिस्तान, अब अभी जो है पश्चिमी पंजाब जिसको कहते हैं, पंजाब का 2 भाग हुआ था आज़ादी के समय। पश्चिमी पंजाब जो है वो पाकिस्तान की तरफ चला गया था और पूर्वी पंजाब जो है वो अभी वर्तमान भारत का पंजाब है। तो जब वो पाकिस्तान की दौरा यानी पंजाब की दौरा कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने हड़प्पा नामक जगह पर उन्होंने एक टीला देखा और उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ एक प्राचीन सभ्यता हो सकती है। उन्होंने लगभग 1840 या 45 के लगभग उनका एक बुक छपा था, उसमें इसका वर्णन किया था। उसके बाद कुछ हुआ नहीं आगे। 1853 में रेलवे लाइन लगभग उसी रास्ते से बिछाई जा रही थी, तो बटन बंधु जी थे इंजीनियर वहाँ के, उन्होंने क्या किया कि वहाँ से कुछ ईंट लेकर, हड़प्पा सभ्यता का जो ईंट था उसको लेकर रेलवे लाइन में लगा दिया। आप समझ सकते हैं कि ईंट कितना ज़्यादा मजबूत होगा। आजकल के ईंट की तरह नहीं, उतना ज़्यादा मजबूत था कि उतना आप ऐसा कह सकते हैं कि उधर हो गया 2000 ईस्वी पूर्व हो गया, उसके बाद इधर हो गया लगभग 1535, आप लगभग 4000 मान सकते हैं। 4000 वर्ष का ईंट अभी भी बना हुआ है, तो ऐसा समझ सकते हैं कि कितना मजबूत ईंट रहा होगा। उसके बाद उसी समय अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको भारतीय पुरातत्वविद का जनक कहा जाता है, उन्होंने भी उनको एक मोहर प्राप्त हुआ था, लेकिन उनका मानना था कि ऐसा, क्योंकि मोहर पर जो लिपि लगभग 6 अंक का लिपि लिखा हुआ था और एक वृषभ यानी जिसको बैल कहा जाता है उसका चित्र था उस पर, तो उसके आधार पर उन्होंने ज़्यादा अनुमान नहीं लगा पाया। लेकिन उनको लगा होगा कि ये लगभग ज़्यादा पुरानी सभ्यता नहीं, लगभग 1000 वर्ष पुरानी हो सकती है। लेकिन ये तब आश्चर्य का विषय बन गया जब 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल पर और राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर जब खुदाई किए तो उसके कुछ उपकरण मिले और उस उपकरण के बारे में जब पता किया गया तो लगभग बताया गया कि ये लगभग 2500 ईस्वी पूर्व की घटना हो सकती है। तो जैसे ही इस बात आता है कि, और उसके बाद जब विश्व पटल पर ये बात आई कि भारत, जिसको हम सभ्यता के बारे में बताते थे कि सभ्यता कैसी होती है, वो भारत जो है पहले से ही सभ्य हो चुका है। अब देखेंगे कि इसकी सभ्यता यानी आप कह सकते हैं कि इसका जो उत्पत्ति हुआ था, उत्पत्ति के संबंध में इतना विवाद क्यों है, इसको हम साफ कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद देखते हैं कि विवाद होने का कारण क्या था।
आप पढ़ देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव तथा पतन से संबंधित जितना भी विषय है उससे संबंधित इतना ज़्यादा विवाद क्यों रहा है। आप पढ़ेंगे कि ये इतिहासकार या ये पुरातत्वविद ने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संबंध में ये राय दिया है, लेकर पतन के संबंध में ये राय दिया। कोई पतन के संबंध में बता रहा है कि ये जो है कि पर्यावरणीय कारक के कारण कोई आर्य आक्रमण को बता रहा है, जैसे मार्टिमर व्हीलर जो है वो आर्य आक्रमण को बता रहा है। विभिन्न प्रकार के विद्वानों का अलग अलग मत रहा, तो इतना ज़्यादा विवाद क्यों हो रहा है? ये उद्भव से संबंध में इतना ज़्यादा विवाद क्यों हो रहा है, या पतन से संबंध में इतना ज़्यादा विवाद क्यों रहा है? तो पहला जो इसका कारण है कि लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। और दूसरा कारण है कि ब्रिटिश विद्वान इस सभ्यता का श्रेय भारतीय को नहीं देना चाहते थे। बात आ गया कि हम जिसको सभ्यता के बारे में बता रहे हैं वो व्यक्ति अगर सभ्य निकल जाए, या आप ऐसा मानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है, हम क्या करेंगे कि उसको गरीब समझ रहे हैं, या ऐसा मान सकते हैं कि उसको ना समझ रहे हैं, और पता चले कि उन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ा ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, तो आपको कितना बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। क्योंकि अंग्रेज जिस समय हमको अनसिविलाइज कह रहा था और सभ्य व्यक्ति कह रहा था, और 1921 में जब हड़प्पा नामक सभ्यता का खोज हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के साथ ही उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम जिस भारतीय को असभ्य कह रहा था, जिसको हम सभ्यता के बारे में बता रहे थे कि सभ्य आदमी कैसा होता है, वो पहले से ही सभ्य है। वो पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जिसको बता रहे हैं कि सभ्यता क्या होता है वो पहले से ही सभ्य निकल जाए तो विश्वास नहीं हो पाता है, और विश्वास हो भी जाता है तो हम वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो एक आदमी भी वैसा ही करता है, और ब्रिटिश विद्वान जितना भी है वो भी यही चाहते थे कि ये जो है कि सभ्यता इतना बड़ा बढ़िया सभ्यता, यानी इतनी अच्छी नगरीयकरण की सभ्यता जो है वो एक भारतीय, इसका जनक भारतीय कैसे हो सकता है। उसके बाद लिपि तो पढ़ाना ये तो कारण है ही, लेकिन सभ्यता के बारे में जानकारी लेने के साथ, क्योंकि हम जिस इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो भी हमारे पूर्वज के बारे में सबसे पहले बताने का कार्य जो है वो ब्रिटिश विद्वानों के द्वारा किया गया। ब्रिटिश विद्वान में खास करके जो प्राच्यवादी थे, अब प्राच्यवादी अगर नहीं जानते हैं, सही से समझना है तो आप हमारा पहला लेक्चर जाके समझ सकते हैं, तो आपको प्राच्यवादी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी मिल जाएगा। तब तक ये जानिए कि प्राच्यवादी जो थे वो भारतीय इतिहास के बारे में जानने का पहला जिम्मा उठाया था, और वो उपनिवेशवाद का एक प्रकार, आपका उपनिवेशवादी लेखक का एक प्रकार है प्राच्यवादी। तो प्राच्यवादी ने सबसे पहले हमारे पूर्वजों के बारे में बताना शुरू किया, और पूर्वजों के बारे में बताते बताते जब भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के द्वारा जब इस सभ्यता की खोज हुई, तो हमको बताया जा रहा है कि सभ्यता क्या है, सभ्य नागरिक कैसा होता है, और हम उससे पहले ही सभ्य है। तो ये पचने योग्य था नहीं अंग्रेजों के लिए, तो इसलिए इससे संबंधित विवाद प्रायः देखने को मिलता है। आप किताब में पढ़िए, कहीं भी पढ़िएगा तो उद्भव के संबंध में बहुत सारा विवाद है, उसके बाद पतन से संबंधित बहुत सारा विवाद है। तो हम क्या करेंगे कि उद्भव, क्योंकि पतन बाद में देखना है, तो इसलिए उद्भव से संबंधित जितना भी विवाद है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो उसके बारे में बातचीत आप करेंगे कैसे कि जो विवाद है, नामकरण में भी विवाद हुआ है, नामकरण के विवाद तो बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले उद्भव के बारे में जानते हैं। तो पहला कहता है मेसोपोटामियाई उत्पत्ति। उसके बाद दूसरा जो है वो कहता है कि इसका उत्पत्ति जो है वो द्रविड़ संस्कृति से हुआ। कोई आर्य संस्कृति से बताता है कि आर्य निर्माता है हड़प्पा सभ्यता का, ये बताता है द्रविड़।
और एक कहता है कर्मिक विकास का सिद्धांत, कर्मिक विकास। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। यहाँ मेसोपोटामियाई उत्पत्ति को ही विदेशी कहा जाता है, विदेशी उत्पत्ति बनाम इसको कर्मिक विकास को देशी उत्पत्ति कहा जाता है। ये जो मेसोपोटामियाई उत्पत्ति है इसको एक और कहा जाता है, नाम दिया जाता है आकाशमात उत्पत्ति, और इसको कहा जाता है, ये तो कर्मिक विकास है ही ना, आकाशमात अचानक हो गया, इसको कहा जाता है विसरणवादी, विसरणवादी सिद्धांत कहा जाता है, यानी विसरण करके, और कर्मिक विकास का सिद्धांत यानी लगातार विकास हो रहा है। और मेसोपोटामियाई इसी में है, सोथी हो गया संस्कृति हो गया, सोथी हो गया, नाल हो गया ना, चहुंद्रो संस्कृति हो गया। तो इस सब संस्कृति के बारे में बताया जाता है कि कर्मिक विकास के सिद्धांत में दिखाया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि एक एक टॉपिक को लेंगे कि हम देखेंगे मेसोपोटामियाई उत्पत्ति कैसी क्या है और इसके विरोध में क्या तर्क दिए गए हैं, द्रविड़ उत्पत्ति के जो वक्ता हैं वो क्या कहना चाहते हैं, इसके विरोध में क्या तर्क है, आर्य निर्माता जो भी बोल रहे हैं तो उनके विरोध में क्या तर्क है, उसके बाद कर्मिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है उसके विरोध में। इसके ऐसे ये जो है ये अभी स्थापित मत है। स्थापित मत मतलब समझते हैं आप कि जैसे आप कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाइएगा तो प्रायः ऐसा माना जाता है कि जब तक उसके विरुद्ध सबूत नहीं है तब तक वो माना जाता है कि वो निर्दोष है। लेकिन जैसे ही तो इसलिए आपको किसी को दोषी साबित करना है तो सबसे पहले कोर्ट, कोई हत्या करके भी आ जाता है तो कोर्ट सबसे पहले उसको निर्दोष ही मानता है जब तक उसके विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध ना हो जाए। तो उसी को कहा जाता है स्थापित। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि स्थापित क्या होता है और उसमें क्या होता है कि आप प्रायः देखेंगे, वो तो दूसरे सब्जेक्ट की बात हो जाती है। तब तक ये जानिए कि ये स्थापित मत है। पहले ये स्थापित मत था लेकिन इसका खंडन हो गया। कैसे खंडन किया विद्वानों ने इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी जो है ये स्थापित मत है। तो हम देखेंगे मेसोपोटामियाई उत्पत्ति के बारे में। तो साफ कर लेते हैं पहले। तो हम देखेंगे मेसोपोटामियाई उत्पत्ति जो है उसके पक्ष में क्या तर्क दिया गया है और विरोध में क्या तर्क दिया गया है। तो पक्ष में क्या है कि पक्ष में दिखाया गया है, जो सबूत पेश किया गया है इसके अंतर्गत, तो क्योंकि साक्ष्य देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें जो बताया गया कि जो मेसोपोटामिया का मंदिर, जो मंदिर जिसको जिग्गुएट कहा जाता था, से एक मिट्टी का ढेर मिला है। कहाँ से? बलूचिस्तान के क्षेत्र से मिला है। उसके बाद दूसरा तर्क दिया है कि जितना भी घर हुआ करता था, छत के जो लकड़ी थे, जितना भी बनाया जाता है, लकड़ी का समानता दिखाया है। ज्यादा साक्ष्य जो है वो जुटा नहीं पाते हैं मेसोपोटामियाई उत्पत्ति के बारे में बोलने वाले। और उसके बाद व्यापार से जोड़ के दिखाता है। व्यापार से जोड़कर दिखाता है कि मेसोपोटामियाई व्यापार के कारण ही इस इतना बड़ा सभ्यता का विकास हो पाया है। तो इतना बड़ा सभ्यता का विकास मेसोपोटामियाई व्यापार के कारण हुआ है। वहाँ एक चर्चा किया गया है, मेसोपोटामियाई साहित्य में जो है चर्चा किया गया है मेलुहा का। तो मेलुहा का जो है वो हड़प्पा से जोड़कर देखा गया है और इसी के आधार पर बताया गया है कि यहाँ से क्या हो रहा है कि इस सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का विकास में मेसोपोटामियाई व्यक्तियों का यानी व्यापारों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उसके बाद बलूचिस्तान जो आपका जान सकते हैं कि पाकिस्तान का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक मिट्टी का ढेर मिला है। और मेसोपोटामियाई जो मंदिर है
जिसको जो गेट कहा जाता है, उस मंदिर से इसकी समानता बताई गई है कि जिस प्रकार, क्योंकि मंदिर का जो आकार जो है वो लगभग आप कह सकते हैं कि ऊपर तरफ से क्षेत्र बढ़ते हुए आज के मंदिर की तुलना में आप कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, उसका आकार ही एक अलग आकार का था। लेकिन उस समय हड़प्पा सभ्यता में किसी भी प्रकार के मंदिर की चर्चा या मंदिर का भवन नहीं मिला है। चर्चा की बात नहीं कर सकते, मंदिर का भवन कहीं भी यानी पूजा भवन कहीं भी नहीं मिल पाया है। पूजा की जितना भी धार्मिक स्रोत जितना भी है वो किसी न किसी मटका पर है या किसी न किसी मोहर पर है, लेकिन कहीं से भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। लकड़ी की समानता हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से व्यापारियों के माध्यम से, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में मेसोपोटामिया का विकास हुआ है, मेसोपोटामिया जो है वो इराक के क्षेत्र में लगभग आप कह सकते हैं कि अर्ध शुष्क क्षेत्र है, और वहाँ ये जो फारस का खाड़ी है उसके ऊपरी वाला भाग जो है, आप प्राय चित्र देखते होंगे तो अभी का लगभग इराक ईरान का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में मेसोपोटामियाई संस्कृति का विकास हुआ है। मिस्र के जो संस्कृति है उसी के कुछ दूर हट के जो मिस्र देश है वर्तमान का देश, तो जिसको इजिप्ट कहा जाता है, उस क्षेत्र में उस सभ्यता का विकास हुआ है। तो मेसोपोटामियाई उत्पत्ति के बारे में व्यापार से जोड़कर भी बताया जाता है कि व्यापार के कारण ही इस सभ्यता का विकास हुआ है। मार्टिमर व्हीलर तो इतना तक कह दिया कि जो सभ्यता जो होता है वो किसी न किसी वातावरण में रहता है, और वातावरण से क्या होता है कि विसरण के द्वारा दूसरे सभ्यता की ओर जाता है, और वहीं से जाकर यानी मेसोपोटामियाई की धरती पर जो था वहाँ सभ्यता उसके वातावरण में थी, और वहाँ से क्या हुआ कि सभ्यता जो है विसरण करते हुए भारतीय यानी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पहुँचा, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वहीं से सभ्यता का विकास हुआ। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि वहाँ से ही लोग आकर उन्होंने क्या किया कि इस सभ्यता का विकास किया। तो विरोध में तर्क देख लेते हैं कि विरोध में क्या तर्क है। विरोध में तर्क, क्योंकि हम किसी के पक्ष विपक्ष से क्या बात करेंगे कि विरोध में क्या तर्क दिया गया है, तो विरोध में तर्क आप देख सकते हैं कि इसमें असमानता आपको दिखाई पड़ेगा। असमानता क्या क्या है, सबसे पहले नगर की बात किया जाए तो आप इधर लिख लीजिएगा हड़प्पा और इधर लिख लीजिएगा मेसोपोटामिया। यहाँ जो नगर है, नगर यह व्यवस्थित है और यह नगर अव्यवस्थित है। यह नगर अव्यवस्थित है। लिपि की बात करते हैं तो लिपि जो है ये जो है इसमें है भाव चित्रात्मक, और इसका जो लिपि है वो कीलनुमा है, कीलनुमा लिपि है। उसके बाद नगर हो गया, लिपि हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारा उपकरण जो है, जैसे ईंट मान लेते हैं। ईंट इसका जो है अनुपात आप कह सकते हैं कि 4:2:1 में इसका ईंट है, और इसका कोई व्यवस्थित ईंट नहीं है, और ख़ास करके यहाँ पक्की ईंट का प्रयोग किया गया है। इसमें आप अनुपात नहीं लिखेंगे तो लेकिन लिख सकते हैं पक्की ईंट का प्रयोग, यानी ईंट जो है वो आग में पकाया गया है, और यहाँ धूप में यानी धूप में पकी हुई ईंट जिसको कच्ची ईंट कहा सकता है कि कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है। उसके बाद धातु की बात किया जाए तो धातु यहाँ तांबा का प्रयोग कम हुआ है, तांबा का प्रयोग कम, यहाँ ज़्यादा हुआ है। तो ये सभी जो है ये सभी कारण है, जो ये सभी असमानताएं जो है वो हड़प्पा और मेसोपोटामियाई सभ्यता में पाया जाता है। सबसे बड़ा यही अंतर है कि नगर यहाँ का व्यवस्थित है, वहाँ का अव्यवस्थित है। आप कह सकता है कि कोई व्यक्ति अपना घर व्यवस्थित करवे नहीं किया, दूसरे घर के व्यवस्थित करने की बात कह रहा है, अपना व्यवस्थित है नहीं। और यहाँ क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता का जनक हम हैं, हम ही के द्वारा यहाँ से ही क्या हुआ कि लोग जाकर इतने बड़े सभ्यता का विकास किया है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को अब देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता छोटे दूर में नहीं है। अब भौगोलिक वितरण जब करेंगे तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है, लगभग अभी का पाकिस्तान जो है उससे भी बड़ा क्षेत्र है, अभी के भारत के 1/3 क्षेत्र वो है। तो इतनी बड़ी सभ्यता है। लिपि में भी यहाँ जो है कि मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ी जा चुकी है, कीलनुमा लिपि थी जिसको पढ़ा गया है, लेकिन हड़प्पा की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। लिपि का प्रयोग किस अर्थ में किया जा रहा है, शायद व्यापार के अर्थ में किया जा रहा होगा,
लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा गया है तो इसके बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। ईंट की बात किया जाए तो ईंट यहाँ पक्की ईंट का प्रयोग हो रहा है, यहाँ कच्ची ईंट का प्रयोग हो रहा है। तांबा का प्रयोग है क्योंकि हड़प्पा जो है एक कांस युगीन सभ्यता है, यानी तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाया जाना जो तांबा से ज़्यादा मजबूत होता था वो सभ्यता है। और यहाँ मेसोपोटामिया जो है वहाँ तांबा का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। तो ये सभी असमानता जो है ये तर्क विरोध में होता है। जब हम क्रमिक विकास के सिद्धांत अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्या होगा कि इसके पक्ष में इसके विरोध में तर्क जाएगा जब हम क्रमिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, क्योंकि क्रमिक विकास का क्रम जो होता है वो धीरे धीरे होता है की ओर। तो ये सभी असमानता है। और इस पर प्रश्न क्या क्या रह सकता है? प्रश्न रह सकता है कि हड़प्पा की उत्पत्ति में मेसोपोटामियाई का सभ्यता का योगदान कितना तक है, या आप इस बात से सहमत हैं कि हड़प्पा की उत्पत्ति जो है वो मेसोपोटामियाई व्यापार के कारण हुआ है? क्योंकि अभी तक तो सिद्ध हो गया है कि जो मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच जो व्यापार हो रहा था वो बीच में जो फारस का खाड़ी है, फारस की खाड़ी में फैलका और बहरीन नामक जगह के जो मीडिएटर का वो काम करता था, मीडिएटर के काम के करता था, तो सीधे ज़्यादा संपर्क था नहीं। तो सीधे संपर्क नहीं था तो इस सभ्यता का विकास करने में कहाँ योगदान हो सकता है मेसोपोटामिया का? विरोध में तर्क आप दे सकते हैं। अगर लिपिये की बात अगर सही में ज़्यादा यहाँ का आदमी आता तो यहाँ की लिपि तो समानता पाया जाता। जैसे भारत में जहाँ जहाँ आर्य गया तो उसमें लिपि में कुछ न कुछ समानता दिखाई पड़ती है। जब हम आर्य सभ्यता पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि जहाँ जहाँ आर्य गए तो उसके लिपि में कुछ न कुछ समानता दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ लिपि में थोड़ा भी समानता नहीं है। तो समानता नहीं होने के कारण ये कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जनक मेसोपोटामिया के लोग थे? पक्की ईंट, यहाँ कच्ची ईंट का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पक्की ईंट का प्रयोग हो रहा है। तांबा का प्रयोग ये तो ज़्यादा महत्व का नहीं है। हथियार में भी अलग अलग हथियार, तांबा का, कांसा का जो हथियार होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा उचित नहीं लगता है। तो आपको जब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसके पक्ष में जो तर्क है वो थोड़ा सा तर्क है, उस तर्क को देखते हुए इसके विरोध में तर्क दीजिए लेकर। अब विरोध में तर्क के बाद हम जब अभी तुरंत बता रहे हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में बताते हुए कहिएगा कि ये मत ज़्यादा स्थापित लगता है, इसलिए इस मत को जानना ज़्यादा जरूरी है। तो ये मेसोपोटामियाई उत्पत्ति के बारे में, इसमें जो लेखक हैं या पुरातत्वविद है उसमें जो है वो जैसे मार्टिमर व्हीलर है, मार्टिमर व्हीलर हो गया ना, उसके बाद चाइल्ड हो गया जिसको गॉर्डन चाइल्ड कहा जाता है, क्रेमर महोदय हो गया। ये सभी मेसोपोटामियाई उत्पत्ति के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही प्रतीत नहीं होता है। आप खुद देख सकते हैं क्योंकि आपके कोर्ट में हाजिर है, दोनों के पक्ष में देख लीजिए किसके पक्ष में ज़्यादा तर्क है। आप किसको सजा दीजिएगा या किसको दोषी ठहराइएगा ये आपके ऊपर निर्भर है। और आप देख लीजिए इसके पक्ष में इतना ज़्यादा सबूत है और इसके पक्ष में इतना सबूत है, ये भी ज़्यादा सबूत बड़ा सबूत नहीं दे रहा है ना। लकड़ी के छत क्या हो सकता है कि लकड़ी छत व्यापार के माध्यम से गया होगा, क्योंकि ये तो साबित हो चुका है कि दोनों के बीच व्यापार चल रहा था। बीच में भले बिचौलिया का काम दूसरा जगह करता हो, लेकिन व्यापार तो हो रहा था, ऐसा बात स्पष्ट हो चुका है। लेकिन व्यापार के बारे में भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन कौन चीज़ का व्यापार इतना ज़्यादा माध्यम में किया जा रहा था, क्योंकि एक जितना भी होता है कि हम बोले इतिहास लेखन में कि पुरातत्व में जो मिल रहा है उसी के आधार पर, जो वर्तमान में चल रहा है उसी के आधार पर क्या किया जाता है, इतिहास का लेखन किया जाता है कि ये चीज़ रहा होगा। वर्तमान में जो है उससे समानता स्थापित करने के बाद ऐसा कहा जाता है। तो पुरातत्व इतना तक हमारे सभ्यता के बारे में जानने में मदद करता है। तो हम चलते देखते हैं आर्य उत्पत्ति और द्रविड़ उत्पत्ति के पक्ष में क्या तर्क है और विरोध में क्या तर्क है। तो चलिए हम देखते हैं द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत। द्रविड़ उत्पत्ति में क्या पक्ष में तर्क थे और क्या विपक्ष में तर्क थे, यानी विरोध में तर्क थे, उसके बारे में देखते हैं। तो पक्ष आप लिख सकते हैं और इधर लिख सकते हैं विरोध। तो पक्ष में क्या तर्क दिया गया है कि लिपि में समानता, उसके बाद
जो लोग थे यानी हड़प्पा सभ्यता के ये जो लोग थे वो भूमध्य सागरीय लोग थे और द्रविड़ लोग भी भूमध्य सागरीय हैं। तो बताया कि दोनों भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, दोनों भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। उसके बाद धार्मिक आस्था में समानता, धार्मिक आस्था में समानता, जैसे जो एक मोहर मिला है, मोहर के चारों तरफ जानवर हैं और उसको पशुपति शिव माना गया है, पशुपति शिव हो गया। उसके बाद वृक्ष पूजा हो गया, अग्नि पूजा हो गया, सांप की पूजा हो गया, मातृ देवी की पूजा हो गया। तो बताया जाता है कि द्रविड़ लोग भी इस प्रकार के पूजा करते थे और जहाँ पर क्या है कि आर्यों के आने से पहले द्रविड़ लोग ही वहाँ रहते थे और धीरे धीरे उन्होंने दक्षिण की ओर पलायन किया। तो पक्ष में तर्क ये दिया जाता है और विरोध में क्या तर्क दिया जाता है कि अभी तक पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं, यानी अभी तक पूर्ण साक्ष्य यानी लिपि के बारे में समानता दिखाई देता है। तो लिपि के बारे में समानता अगर होता तो हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी जाती ना, हड़प्पाई लिपि जो थी वो अभी तक पढ़ी जा चुकी होती। लेकिन भूमध्य सागरीय लोग जो थे वो उधर से आने के क्रम ऐसा तो है कि भारतीय लोग ने ही सभ्यता का विकास किया, तो थोड़ा हो सकता है कि भूमध्य सागरीय व्यक्ति उधर भी हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों सभ्यता के जो जनक थे वो भूमध्य सागरीय लोग ही थे, क्योंकि डीएनए फुटप्रिंटिंग जो है वो ज़्यादा स्थापित, क्योंकि पुरानी बहुत ज़्यादा पुरानी सभ्यता है इसलिए ज़्यादा सही तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए ये जो है ये मत अभी तक स्थापित नहीं हो चुका है, नहीं हो सका। उसके बाद आप कह सकते हैं कि दूसरा है आर्य उत्पत्ति, जो खास करके आर्य को हिंदुत्व से जोड़कर देखा जाता है और अधिकतर विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन ही नहीं, हड़प्पा सभ्यता का निर्माणकारी भी आर्य लोग थे। और इसमें जो है पक्ष में जो तर्क दिया जाता है कि दोनों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश, दोनों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश है ना। और विरोध में क्या तर्क दिया जाता है, ज़्यादा पक्ष और विपक्ष में ज़्यादा तर्क है नहीं, विरोध में तर्क दिया जाता है कि दोनों सभ्यता में काफ़ी अंतर, जैसे इसमें कहा जाता है कि पुरंदर बताया गया कि पुरंदर का प्रयोग किया गया है, पुरंदर का जो है वो इंद्र से किया गया है, यानी पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला, किला भंजक है। तो किला तोड़ने वाला किस किला के बारे में बात कर रहा है कि जो हड़प्पा में जो आप पढ़ेंगे दुर्ग तोड़ने वाला ना, दुर्ग तोड़ने वाला, तो दुर्ग किस दुर्ग के बारे में बातचीत कर रहा है, दुर्ग अगर तोड़ने वाला कोई इंद्र है ना, तो इंद्र है तो इसलिए क्या है कि इसमें समानता है, भाई उसी किला को तोड़ रहा होगा, उसी दुर्ग को तोड़कर राजा बना होगा। उसके बाद एक ऋग्वेद में चर्चा है हड़प्पिया नामक शब्द की जो है समानता वो हड़प्पा से किया जाता है और इसके आधार पर स्थापित किया जाता है कि ये इसका जो है उत्पत्ति आर्य लोग किया था। उसके बाद दोनों सभ्यता में क्या है अंतर है, क्योंकि ये सभ्यता जो है आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है लगभग 1900 ईस्वी पूर्व के बाद धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया था, यानी नगरीय सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया था। और 1500 ईस्वी पूर्व में ऐसा माना जाता है कि आर्य उधर से आए थे ना, आर्यों का मध्य एशिया के क्षेत्र से क्या हुआ था कि भारत के तरफ पलायन माइग्रेशन हो रहा था, तो दोनों सभ्यता में अंतर दिखाई पड़ रहा है ना। उसके बाद पुरंदर कहा कि पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है,
पुरंदर का अर्थ होता है किला का भंजक या दुर्ग का भंजक। ऐसा होता कि दोनों में से अगर समानता होता है तो इंद्र को किला का भंजक या दुर्ग का भंजक नहीं कहा जाता, उसको किला निर्माता कहा जाता। ये किला का निर्माता रहता तब उतना बड़ा किला, क्योंकि अधिकतर क्षेत्र में जितना भी आप देखते हैं कि नगरीय जितना भी है सभ्यता में, उसमें दो क्षेत्र बटा हुआ था। एक दुर्ग का क्षेत्र था, एगो सामान्य क्षेत्र था। सामान्य क्षेत्र में तो सामान्य नागरिक निवास करते थे, और दुर्ग क्षेत्र में जो प्रशासन वर्ग के या पुरोहित वर्ग के जो लोग होते थे वही शायद निवास उसमें करते थे। तो किला का निर्माण हुआ होगा, तो किला का निर्माण करने का, ये किला का निर्माण करता होना चाहिए, भंजक नहीं होना चाहिए। तो इसके आधार पर इसका विरोध किया जाता है। तो ये मत भी स्थापित नहीं हो पाया है कि आर्य लोग ने ही क्या किया था कि हड़प्पा जैसे सभ्यता नगरीय सभ्यता का जनक था, और ये हिंदुत्व से व्यक्ति जोड़कर देखने लगते हैं, और अधिकतर लेखक इसी के पक्ष में ज़्यादा प्रयास करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये अभी मत अभी तक स्थापित नहीं हो सका है। अब अंतिमा जो बच गया है वो है कर्मिक उद्भव का सिद्धांत, उसको हम देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कर्मिक विकास का सिद्धांत। तो कर्मिक विकास का सिद्धांत क्या है? इसी को कहा जाता है देशी उत्पत्ति। कर्मिक विकास के सिद्धांत में पहला जो तर्क दिया जाता है, पहला तर्क दिया जाता है कि विकास दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। यानी किसी भी क्षेत्र का विकास अगर हो रहा है तो वो अचानक नहीं हो पाता है, वो धीरे धीरे कर्म की ओर लगातार उसका विकास चलते रहता है। जैसे कोई मानव की बात किया जाए, किसी मानव की बुद्धि के बारे में बातचीत किया जाए, तो वो धीरे धीरे एक क्रमागत रूप से वो चलते रहता है। अचानक किसी का बुद्धि का विकास नहीं होता है। वो जब तक लगातार मेहनत नहीं करते रहेगा तब तक वो पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं कर लेगा। अचानक ऐसा नहीं कहा जाएगा। जैसे एक लोक कथा है कि कालिदास जैसा पूरा ग्रंथ को छुआ और पूरा उसके दिमाग में आ गया। तो ये सब मिथक कथा ही हो सकता है, सही में हो नहीं सकता है। तो इसलिए आप लगातार पढ़ाई करते रहें। ऐसा नहीं सोचिए कि कालिदास जैसे हम ग्रंथ को छू दिए तो क्या हुआ कि पूरी तरीके से हमारा पूरा ग्रंथ याद हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो हम इतना पढ़ाने की ज़रूरत नहीं था, कोई भी ग्रंथ छूते आपको पूरी तरीके से याद हो जाता। और ये शक्ति सबसे पहले कोई भी चाहता है कि सबसे पहले हमारे पास आए, वैसे हम भी चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा शक्ति आ जाए कि एक बार छूने के बाद पूरा ग्रंथ ही याद हो जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि विकास जो है वो दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। तो पहला जो है कर्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष में है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास ऐसे थोड़ी हो गया, वो धीरे धीरे हुआ है। कर्मिक विकास के सिद्धांत के तरफ इसका झुकाव दिया जाता है, और इसमें दिया जाता है कि 3 वो नगर है। जैसे अमलानंद घोष कहता है कि सोथी शिशवाल संस्कृति, उसके बाद ये कहता है आमरी नाल संस्कृति ना, आमरी नाल संस्कृति। ये कहता है चहुंदरो, ये कहता है बलूची। तो ये जो है अमलानंद घोष हो गया, ये सब विभिन्न प्रकार के विद्वानों का मत है कि इसी सोथी शिशवाल संस्कृति हो गया, आमरी नाल संस्कृति हो गया, चहुंदरो संस्कृति हो गया, बलूची संस्कृति हो गया, इस सब संस्कृति से क्या हुआ है कि प्राक हड़प्पाई चरण का विकास देखने को मिलता है। हम बातचीत करेंगे, सबसे पहले ये स्थापित कर लेते हैं, तब क्या होगा कि प्राक हड़प्पाई जो चरण है या परवर्ती हड़प्पाई चरण है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तब तक ये जानिए कि विकास जो है वो दीर्घकालिक
प्रक्रिया का परिणाम है। और सोथी सिसवाल हो गया, आमरी नाल संस्कृति हो गया, चहुंद्रो संस्कृति हो गया या बलूची संस्कृति हो गया, यहाँ से क्या हुआ है कि प्राक हड़प्पाई चरण का जो है साक्ष्य मिला है। और ये जो है ये शुरुआती जो है वो कृषक संप्रदाय था, कृषक संप्रदाय। और यहीं से क्या हुआ कि अधिशेष होने के कारण, यानी नगर का विकास जो होता है वह अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन होना चाहिए। अधिशेष उत्पादन कैसे हुआ? तो कृषि का विकास ना, कृषि का विकास। अचानक कोई क्षेत्र में गए तो कृषि का विकास अचानक थोड़ी हो जाएगा, और धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ है। तो कृषि का विकास हुआ, वहीं से अधिशेष हुआ, और अधिशेष से क्या हुआ है कि इस बड़े सभ्यता का विकास हो पाया है। और यहाँ से प्राय क्या हुआ कि बहुत सारा साक्ष्य भी मिला है, और बहुत सारा साक्ष्य मिलने के कारण ही इसको कहा जाता है कि ये प्राक हड़प्पाई चरण है। और प्राक हड़प्पाई चरण से इसको जोड़कर दिखाया जाता है। जोड़कर दिखाना मतलब कि इसमें जो है, इसमें बताया जाता है कि ये जो सोथी सिसवाल संस्कृति है उसे मृदभान में समानता, मृदभान में समानता दिखाया गया है। और आप जानते होंगे कि कृषि के विकास के साथ ही अनाज को रखने के लिए मृदभान यानी मिट्टी के भांड बनाया जाने लगा, और मिट्टी के भांड से ही इसमें समानता दिखाई पड़ती है। दोनों यानी जो प्राक हड़प्पाई चरण जिसको माना जाता है उसमें और हड़प्पाई चरण जो है उसको, इस दोनों में समानता पाई जाती है। दोनों में समानता पाई जाने के कारण ही ये दोनों बताया जाता है कि क्रमिक उद्भव का सिद्धांत जो है वो स्थापित हो चुका है। और स्थापित होने का कारण ये इतना ही कारण ज़्यादा प्रमुख है। और इसी के कारण क्या हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही आ जाता है, सबसे बड़ा कारण, और यही स्थापित हो भी चुका है। और जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्रमिक विकास के सिद्धांत पे आकर आप इसको रोक सकते हैं। तो इसमें जो बताया गया है, आप कह सकते हैं कि इसमें 3 प्रकार के हड़प्पाई चरण के बारे में बात करता है। एक को कहा जाता है प्राक हड़प्पाई चरण, प्राक हड़प्पाई चरण। दूसरा को कहा जाता है हड़प्पाई चरण, और तीसरा को कहा जाता है परवर्ती हड़प्पा, या इसको उप सिंधु संस्कृति भी कहा जाता है। तो प्राक हड़प्पाई चरण जो है वो इसको माना जाता है 3200 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व। इसको माना जाता है 2600 से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर इसको माना जाता है 1900 ईस्वी पूर्व, और इसको माना जाता है 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व। तो प्राक हड़प्पाई चरण है ना, उसके बाद हड़प्पाई चरण हुआ, उसके बाद परवर्ती हड़प्पाई चरण है। तो प्राक हड़प्पाई चरण के बारे में अगर बातचीत करेंगे तो सोथी सिसवाल संस्कृति हो गया, आमरी नाल संस्कृति हो गया, चहुंद्रो संस्कृति हो गया, उसके बाद बलूची संस्कृति हो गया। ये संस्कृति का को आप कह सकते हैं कि प्राक हड़प्पाई चरण का संस्कृति है। और यहाँ के मृदभान में समानता दिखाई गई है। और कोई भी विकास जो है वो दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम होता है, इसलिए ये मत ज़्यादा स्थापित हो चुका है। और इसी मत के आधार पर इस काल का विभाजन किया जाता है। काल के विभाजन में प्राक हड़प्पाई चरण, उसके बाद हड़प्पाई चरण, उसके बाद परवर्ती हड़प्पाई चरण। परवर्ती हड़प्पाई चरण में और प्राक हड़प्पाई चरण की जब हम बात करेंगे तो ये दोनों जो है वो ताम्रपाषाणिक काल के अंतर्गत आता है। ऐसे जो तकनीकी दृष्टि के बारे में बातचीत किया जाए तो तकनीकी दृष्टि से पहले ताम्रपाषाणिक काल आता है, उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता आता है। लेकिन भारत में जो है वो दोनों सभ्यता मिक्सअप में साथ में चलते हुए नजर आता है। और पहले ताम्रपाषाणिक काल आया, उसके बाद कांस्य युग आया, उसके बाद फिर से ताम्रपाषाणिक काल में आ गया। इसका कुछ कारण था, जैसे टीन की कमी और व्यापार बंद होना, इस प्रकार की जो कारण बताया जाता है। क्योंकि व्यापार टीन जो है वो भारत में ज़्यादा उपलब्ध नहीं था, वो शायद अफगानिस्तान से मंगाया जाता था।
तो इसलिए हड़प्पाई चरण जो है उसमें कांस्य युगीन सभ्यता इसको माना जाता है। लेकिन प्राक हड़प्पाई चरण हो गया और प्रवर्ती हड़प्पाई चरण है। जैसे प्राक हड़प्पाई चरण में आप देखेंगे ये जो चौथी सिसवा संस्कृति है इसको आप कालीबंगा क्षेत्र आप हड़प्पाई चरण में पढ़ेंगे तो कालीबंगा से जो है वो प्राक हड़प्पाई स्थल भी मिला है। मेहरगढ़ हो गया, उसके बाद हड़प्पा से भी प्राक हड़प्पाई चरण देखने को मिलता है। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है वो ज़्यादा स्थापित हो चुका है। क्रमिक विकास के सिद्धांत जैसे ही स्थापित हो चुका है, वर्तमान काल में जो भी चल रहा है वो क्रमिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत चल रहा है। मेसोपोटामियाई उत्पत्ति का विरोध में ये तर्क दिया गया था और विरोध में तर्क अभी तक स्थापित हो चुका है। मेसोपोटामियाई उत्पत्ति के बारे में जितना भी विद्वान कहता है कि सभ्यता का विकास जो है मेसोपोटामिया में ही हुआ है और वहाँ से विसरण के द्वारा क्या हुआ कि इस सभ्यता यानी खास करके हड़प्पा के क्षेत्र की ओर आया। लेकिन क्रमिक विकास का सिद्धांत और इसका समर्थन जो है जैसे अमलानंद घोष हो गया, उसके बाद बहुत सारे भारतीय विद्वान जैसे आर्य मुगल विद्वान जो है अभी वर्तमान में उनका क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ जाता है। और ख़ास करके भारत के आज़ादी के बाद भारत का जो विभाजन हुआ जिसके चलते क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी उतनी जुटाई नहीं जा सकी क्योंकि दोनों देश में तनाव बने रहता है। इसलिए जब तक इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं हो पाती है तब तक इस सभ्यता के बारे में कुछ भी कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा। लेकिन तब तक जो स्थापित मत है उसके बारे में देख सकते हैं कि क्रमिक विकास का सिद्धांत ही ज़्यादा स्थापित लगता है। और इसके बारे में ही आपको आंसर जब लिखेंगे तो इसके बारे में ही आपको ज़्यादा इसी के क्षेत्र की ओर जाइएगा। तो इसी के क्षेत्र की ओर आप क्वेश्चन रह सकता है कि मॉडल क्वेश्चन के रूप में आप कह सकते हैं। तो मॉडल क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा जा सकता है कि जैसे कि मेसोपोटामिया यानी कि हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति में विदेशी तत्व का कितना योगदान था। तो विदेशी तत्व जैसे ही पूछा जा रहा है तैसे ही आप क्या करेंगे कि मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की ओर बढ़ जाएंगे और पहले मेसोपोटामियाई उत्पत्ति के पक्ष में तर्क देते हुए थोड़ा सा तर्क दीजिएगा, लेकिन विरोध में ज़्यादा तर्क देते हुए क्रमिक विकास के सिद्धांत पर लाके छोड़ दीजिए और लिख दीजिए कि क्रमिक ये जो सभ्यता है इसके उत्पत्ति के संबंध में क्रमिक विकास के सिद्धांत की तरफ देखा जाना ज़्यादा उचित लगता है। या विसरणवादी सिद्धांत अगर आता है तो विसरणवादी सिद्धांत भी अगर आ रहा है तो आप वो जो बता रहा है वो मेसोपोटामियाई तरफ इशारा कर रहा है। जैसे क्योंकि यूपीएससी खास करके जो होता है कि वो प्रश्न का डिजाइन ही अलग चेंज करता है, क्योंकि पूछना है हड़प्पा सभ्यता तो बदलने वाला है नहीं, उतना ही तथ्य है, तथ्य जितना ही तथ्य भी सीमित है तो तथ्य से ही उतना ही तथ्य से उसको पूछना है, उसी से क्वेश्चन बनाना है। तो क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को वो दोबारा प्रयोग नहीं कर सकता है, इसलिए वो क्या करता है कि प्रत्येक साल क्वेश्चन में उसमें शब्द चेंज कर देगा, पूछेगा वही लेकिन शब्द चेंज कर देगा। तो जैसे कहेगा कि हड़प्पा सभ्यता के विकास में विसरणवादी सिद्धांत कहाँ तक उचित है, तर्क दे, चर्चा करें। तो जैसे विसरणवादी सिद्धांत पूछ रहा है तो विसरणवादी भी मेसोपोटामिया की तरफ इशारा कर रहा है, मेसोपोटामिया को बताते हुए क्रमिक विकास के सिद्धांत पे आ गया है। और क्रमिक विकास पूछ रहा है तो क्रमिक विकास भी बता सकते हैं। देशी उत्पत्ति पूछेगा तो देशी उत्पत्ति में क्रमिक विकास सिद्धांत हो गया, उसके बाद द्रविड़ उत्पत्ति हो गया और आर्य उत्पत्ति हो गया। इसके बारे में चर्चा करते हुए आप इसका जो आंसर है आप लिख सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के मत है। कोई भी क्वेश्चन है, आप हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संबंध में जितना भी क्वेश्चन होगा वो पीटी में हो या मेंस में, खास करके जो ऑप्शनल के विद्यार्थी हैं, ऑप्शनल के विद्यार्थी के लिए आपको उत्पत्ति से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप हल कर सकते हैं। और अभी आप जाके हल कीजिए, आपको ज़रूर हल होगा। आशा है पूरी तरीके से आप हल कर पाएंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसको आप हल नहीं कर पाइएगा। जैसे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का जितना भी स्थल है वो लवणीय जल के तलहटियों में मिलता है, इसी प्रकार का शायद क्वेश्चन था। उचित निबंध लेके ये चर्चा करें, इसी प्रकार का था। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है और कांस्य के उपकरण के द्वारा, क्योंकि
वो जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उसका विकास हुआ है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विकास होने के साथ साथ वो धीरे धीरे, क्योंकि उत्तर पश्चिम से आप पूरब की तरफ जाएंगे तो पूरब की तरफ धीरे धीरे बारिश की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जाती है, और बारिश की मात्रा जैसे ही बढ़ती है तो वैसे ही क्या कह सकते हैं कि वन की संभावना भी ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा घना बन पाया जाता है। तो इसलिए ताम्र उपकरण या कांस्य उपकरण से उतना बड़ा वन की कटाई नहीं हो सकती थी। ऐसे इसलिए जब तक धातु युग यानी खास करके लौह युग नहीं आ गया तब तक इस क्षेत्र की ओर विकास और सभ्यता का विकास नहीं हो पाया। दूसरा कारण था कि सिंधु नदी के द्वारा जितना भी जलोढ़ मिट्टी बहाकर प्रत्येक साल लाया जाता था, जिसके कारण वो खास करके रबी फसल उपजाते थे। हम विशेषता के बारे में जानेंगे तभी इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन हो पाएगा। तो विभिन्न प्रकार के उत्पत्ति के संबंध में जितना भी क्वेश्चन है वो आप हल कर लीजिएगा। आशा है कि आप इस लेक्चर से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे, और हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र के बारे में वर्णन करते हुए, यानी भौगोलिक क्षेत्र जितना भी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ है उसके बारे में भी वर्णन करेंगे। उसके बाद विशेषता के बारे में वर्णन करते हुए पतन की ओर जाएंगे। विशेषता में नगरीय सभ्यता हो गया, जैसे उसके बाद लिपि हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में वर्णन करते हुए पतन की ओर जाना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।